जीडीए न्यूज स्कीम। जीडीए ने खाली संपत्तियों को बेचने के लिए पहल की है। प्राधिकरण की पहले आओ पहले पाओ और नीलामी योजना के तहत इन संपत्तियों को बेचा जाएगा। नंदग्राम योजना मानचित्र पर रिक्त संपत्तियों का योजनाओं के माध्यम से विक्रय किया जाएगा। संजयपुरी मोदीनगर आवासीय योजना के 32 रिक्त भवनों को पहले आओ पहले पाओ योजना में सूचीबद्ध कर बेचा जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की परीक्षाओं में अंतिम चयन परिणाम में अनारक्षित वर्ग में आरक्षित वर्ग की ओवरलैपिंग रोकने के लिए किए गए बदलावों की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि अगर यूपीपीएससी ने आरक्षित वर्ग की चयन प्रक्रिया में बदलाव के निर्णय को समय रहते वापस नहीं लिया तो इसको ऊपरी अदालतों में चुनौती दी जाएगी। यूपी से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक छात्रा को चलते थ्री व्हीलर में छेड़छाड़ का सामना करना पड़ा। जान बचाने के लिए छात्रा ने चलते वाहन से कूदकर अपनी जान जोखिम में डाल दी। घटना बहादुरगढ़ की है, जहां छात्रा गढ़मुक्तेश्वर से घर लौट रही थी। आरोपी चालक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। हाथरस में एक युवक ने आरोप लगाया कि उसके परिवार के सदस्यों ने 30 साल पहले उसके पिता की हत्या कर दी और शव को घर में दफना दिया। पुलिस ने युवक की शिकायत पर खुदाई कराई और नरकंकाल बरामद हुए। मामले की जांच जारी है। पुलिस ने डीएनए जांच के लिए कंकाल भेजा है। युवक का कहना है कि उसके भाइयों और मां ने मिलकर हत्या की थी। उत्तर प्रदेश के 93 गांवों में होम स्टे की सुविधा शुरू होने जा रही है। इससे ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। देवीपाटन, चित्रकूट, अयोध्या, लखनऊ और वाराणसी मंडल के इन गांवों में होम स्टे के साथ साथ अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी विकास किया जा रहा है। लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली व उन्नाव में अन्य 17 गांव चिन्हित किए जाने की प्रक्रिया भी लगभग पूरी कर ली गई है। बिना मान्यता के चल रहे रेडिएंट स्टार्स इंग्लिश स्कूल में छात्र को करंट लगाने की शिकायत पर बीएसए ने जांच कराई। जांच में छात्र को करंट लगाने की शिकायत तो झूठी पाई गई, मगर कक्षा 4 के एक अन्य छात्र को थप्पड़ मारने की पुष्टि हुई। बीएसए ने आरोपित शिक्षिका की सेवा समाप्त करने व मान्यता के संबंध में 3 दिन में स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। ग्रेटर नोएडा न्यूज। नोएडा एयरपोर्ट का नमो भारत रेल से कनेक्टिविटी के लिए निर्माण एक ही फेज में होगा। निर्माण में लगने वाली राशि का 20 से 20% केंद्र व राज्य सरकार देगी। इसके अलावा शेष 60% एनसीआरटीसी वहन करेगी। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर जनता को बहुत राहत मिलेगी। पढ़िए आखिर यमुना प्राधिकरण चेयरमैन अनिल सागर ने क्या जानकारी दी है। अब राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी कराना और भी आसान हो गया है। दूसरे प्रदेशों में काम करने वाले लोगों को अब अपने गांव आने की जरूरत नहीं है। वे जहां काम कर रहे हैं वहीं पर नजदीकी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। बस उनके पास राशन कार्ड नंबर और आधार कार्ड होना चाहिए। लोनी के ट्रॉनिका सिटी में स्थित एक ई-स्कूटी और ई-रिक्शा बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। फैक्ट्री में करीब 50 लोग काम करते थे, लेकिन आग लगने के समय सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल गए। आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। यमुना प्राधिकरण ने बिल्डर बायर एग्रीमेंट के लिए 100 रुपये के स्टाम्प पेपर को अमान्य घोषित कर दिया है। अब केवल स्टाम्प ड्यूटी के साथ पंजीकृत एग्रीमेंट ही मान्य होंगे। इससे बिल्डरों द्वारा एक फ्लैट को एक से अधिक लोगों को बेचने पर रोक लगेगी। प्राधिकरण ने सेक्टर 28 में सॉफ्टवेयर पार्क विकसित करने और मिश्रित भूमि उपयोग में भूखंडों का आकार कम करने का भी फैसला किया है।
वर्ष 2019 में जब भारत ने अनुच्छेद 370 समाप्त किया, एर्दोगन ने अपने भाषण में पाकिस्तान के समर्थन में कहा था कि दक्षिण एशिया में कश्मीर मुद्दे का समाधान किए बिना शांति स्थापित नहीं हो सकती। इसके बाद उन्होंने कश्मीर की तुलना गाजा पट्टी से की और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के आधार पर इसके समाधान की मांग की। इस साल एर्दोगन ने यूएनजीए में कश्मीर का जिक्र नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक हाई कोर्ट के जज द्वारा बेंगलुरु के एक क्षेत्र को पाकिस्तान कहने पर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को ऐसी टिप्पणियां करने में सावधानी बरतने को कहा जिसमें महिला विरोधी लिंग या किसी समुदाय को सीधा प्रभावित करती हो। कोर्ट ने कहा कि भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कहा जा सकता। देश में एचआईवी के नए मामलों में कमी दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि साल 2010 के बाद भारत में एचआईवी के मामलों में 44% की कमी आई है। उन्होंने बताया कि भारत ने नए वार्षिक एचआईवी संक्रमण में वैश्विक कमी दर को पीछे छोड़ दिया है। अनुप्रिया पटेल ने संयुक्त राष्ट्र में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऐसा कहा। महालक्ष्मी मर्डर केस कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में युवती महालक्ष्मी की नृशंस हत्या की गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। उधर पुलिस को सूचना मिली है कि आरोपी बेंगलुरु से ओडिशा फरार हो गया है। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए 4 टीमें भेजी गई हैं। उन्होंने कहा कि हत्याकांड से पूरा बेंगलुरु हिल गया है। मुडा स्कैम कर्नाटक की एक एमपी एमएलए कोर्ट ने बुधवार को मुडा घोटाले में सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। अदालत ने मैसूर के लोकायुक्त को 3 महीने में जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश भी दिया। जांच अधिकारी के पास सीएम सिद्धरमैया से पूछताछ करने और गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। इस मामले में सीएम को हाई कोर्ट से भी झटका लग चुका है। एसएमई आईपीओ में बीते 2 से 3 वर्षों में तेजी के बीच कुछ प्रमोटर व इन्वेस्टमेंट बैंकर्स मिलकर इसमें मैनिपुलेशन करने लगे हैं। मामला सामने आने के बाद सेबी ने जांच और कार्रवाई शुरू की है। स्टॉक एक्सचेंजों ने भी नियमों को सख्त किया है। बहरहाल विशेषज्ञ निवेशकों को नुकसान से बचने के लिए एमएमई आईपीओ में 4 बातों का खास ध्यान रखने की सलाह दे रहे हैं। एससी ऑन कर्नाटका एचसी जांच कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज की गलत टिप्पणी के खिलाफ चल रही कार्यवाही आज बंद कर दी गई है। न्यायमूर्ति श्रीशानंद ने हाल ही में मकान मालिक किराएदार के एक केस में विवादास्पद टिप्पणी की थी। उन्होंने बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान कहा और एक महिला वकील को लेकर महिला विरोधी टिप्पणी की, जिस पर बाद में माफी भी मांगी। दुबई जा रही फ्लाइट में उड़ान से पहले धुआं निकलने पर हड़कंप मच गया। करीब 10 मिनट तक धुआं निकलता रहा। हालांकि विमान की जांच तकनीकी टीम ने की। इसके बाद देरी से उसने उड़ान भरी। विमान में कुल 280 यात्री सवार थे। घटना मंगलवार रात चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की है। हालांकि बाद में विमान ने देरी से उड़ान भरी। शहरों के लिए समस्या का पहाड़ बन चुके कूड़े के निस्तारण के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की प्रक्रिया को स्वच्छ भारत मिशन 2.0 से जोड़ते हुए कई माह से मंत्रालय इस व्यवस्था को बनाने के लिए काम कर रहा था कि शहरी ठोस अपशिष्ट का प्रयोग सड़कों के निर्माण में किया जाए। अब सरकार ने पूरी गाइडलाइन बना ली है। श्रीलंका पीएम हरिनी अमरसूरिया बायोग्राफी। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया का भारत से विशेष संबंध है। उन्होंने दिल्ली के हिंदू कॉलेज से पढ़ाई की थी। अमरसूरिया ने 1991 से 1994 तक दिल्ली विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की।
54 वर्षीय शिक्षाविद से राजनीतिज्ञ बनी हरिणी ने मंगलवार को श्रीलंका के 16वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। स्त्री 2 डे 43 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्त्री 2 ओटीटी रिलीज रेंट फॉर्मेट में रिलीज कर दिया है। इसके बाद बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म हार मानने को तैयार नहीं है। रिलीज के 43वें दिन भी स्त्री 2 ने हैरान करने वाला कलेक्शन करके दिखाया है। जूनियर एनटीआर, जाह्नवी कपूर और सैफ अली खान की फिल्म देवरा को रिलीज होने में ज्यादा दिनों का समय नहीं रह गया है। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज़ है। वहीं इंडिया में इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। देवरा फिल्म के जो आंकड़े सामने आए हैं उसे देख इसके पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई के आसार जताए गए हैं। बिग बॉस ओटीटी 3 कंटेस्टेंट अदनान शेख इन दिनों अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने हाल ही में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड के साथ निकाह कर लिया, जिसके कुछ वीडियो जब सोशल मीडिया पर सामने आए तो लोग उन्हें बधाई देने से खुद को रोक नहीं पाए। अब इस पॉपुलर यूट्यूबर की शादी का वीडियो सामने आया है। अपने जमाने की ब्यूटीफुल और टॉप एक्ट्रेसेस रही रेखा आज भी खूबसूरती के मामले में अच्छों को मात देती हैं। रेखा अब भले ही पहले की तरह फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव नहीं हैं, लेकिन उनका चार्म आज भी बरकरार है। अक्सर सिल्क साड़ी में नजर आने वाली रेखा के लेटेस्ट और नए लुक ने लोगों का दिल जीत लिया है। बिंदास होकर बात करने वाली कंगना रनौत ने एक बार फिर बॉलीवुड पर निशाना साधा है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के शोषण पर बात की है। एक्ट्रेस ने बताया कि एक महिला का शोषण करने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जाते हैं। अपनी बात को रखते हुए उन्होंने सरोज खान के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने इंडस्ट्री में दुष्कर्म की बात की थी। सलमान खान का शो बिग बॉस 18 अब से कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाला है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे शो को लेकर कंटेस्टेंट्स के नाम का खुलासा भी होता जा रहा है। इस बार के शो में काफी कुछ नया देखने को मिलेगा, जिसकी एक झलक फैंस को दिखाई जा चुकी है। वहीं शो के एक और कंटेस्टेंट का नाम सामने आया है। इंग्लैंड के खिलाफ चुनी गई पाकिस्तान टीम पर अहमद शहजाद ने पीसीबी पर निशाना साधा है। अहमद शहजाद ने पाकिस्तान के चयनकर्ता मोहम्मद यूसुफ पर जमकर हमला बोला। शहजाद ने कामरान और अली को स्क्वाड से बाहर रखने पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि यंग टैलेंट को टीम में न चुनने को कैसे सही ठहराएंगे। साथ ही शाहीन और जमाल की फिटनेस पर भी सवाल उठाए। श्रीलंका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे व अंतिम टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। श्रीलंका ने निशान पेरिस को डेब्यू का मौका दिया है। याद दिला दें कि श्रीलंका ने पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड को 63 रन से मात दी थी। मेजबान टीम की कोशिश दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज अपने नाम करने की होगी। वहीं कीवी टीम सीरीज बराबर करने के इरादे से मैदान संभालेगी। ईशान ने आखिरी बार पिछले साल नवंबर में भारत के लिए मैच खेला था। घरेलू टूर्नामेंटों को छोड़ने के बाद उन्हें बीसीसीआई की केंद्रीय अनुबंध सूची से हटा दिया गया था। हालांकि वह हाल ही में दलीप ट्रॉफी 2024 में एक्शन में लौटे। इंडिया सी के लिए खेलते हुए एक शतकीय पारी खेली। इसके बाद की 3 पारियों में वह नाकाम रहे। सैमसन की टीम में वापसी हो सकती है। अफगानिस्तान के युवा ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज ने वनडे प्रारूप में इतिहास रच दिया। गुरबाज आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप 10 में एंट्री करने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज बने। गुरबाज ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में संपन्न वनडे सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन किया और जमकर वाहवाही लूटी।
गुरबाज ने इस सीरीज में एक शानदार शतक भी जमाया था।